संकल्प लेते हैं जो कि देश के विकास के लिए है। पहला, हम तन, मन, धन, वतन और धर्म के हित के लिए कार्य करेंगे, इसी संकल्प को पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले तन, मतलब हम सब अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे, देशवासियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे, सरकार को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, मन, मन मतलब कि शिक्षा से है, माइंड से है, हम माइंड को ट्रेंड करेंगे। धन, धन का मतलब हुआ कि उद्योग, व्यापार, नौकरी, इन सब पर विशेष ध्यान देंगे, तब हमारे देश का विकास हो सकता है। धर्म, नियम का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, धारण करने योग्य जो नियम है उसका हम सब पालन करेंगे, तब देश का विकास हो सकता है। और वतन, वतन के हित के लिए हम कार्य करेंगे, हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें स्वतः हित हो लेकिन देश का हित हो। तो इन 5 संकल्प को लेते हुए हम यह संकल्प लेते हैं कि जो भी हम कार्य करेंगे वह देश के हित में होगा, जनहित में होगा, समाज के हित में होगा। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। आज मैं पंच तत्वों के बारे में बताऊंगा। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान ने सभी जीवों को बनाया है, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को भगवान ने बनाया है। सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है। तो विज्ञान कहता है और हमारे पूर्वज भी यही बात कहते हैं कि पंच तत्वों से जीवों का निर्माण हुआ है। वो पंच तत्व क्या है, आज हम जानेंगे कि पंच तत्व क्या है। इन पंच तत्वों का भगवान से क्या रिलेशन है, भगवान शब्द से इन पंच तत्वों का क्या रिलेशन है। तो ये पंच तत्व भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, नीर है। तो इन पंच तत्वों से जीवों का निर्माण हुआ है। यदि हम भगवान को तोड़ेंगे, एक एक शब्दों को देखेंगे तो हमें मिलेगा कि ये पंच तत्वों से ही मिलकर ये भगवान वर्ड बना हुआ है, शब्द बना हुआ है। सृष्टि के प्रत्येक जीव इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। अर्थात मैं ब्रह्मांड की चर्चा पहले करता हूं। पृथ्वी के नीचे जल है, फिर पृथ्वी है अर्थात भूमि है, उसके बाद वायु, उसके ऊपर अग्नि, अग्नि के ऊपर अग्नि अर्थात सूर्य, सूर्य से हमें अग्नि प्राप्त होती है, इसलिए सूर्य जो है अग्नि का द्योतक है, प्रतीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विस्तार, आकाश है। तो ये पंच तत्व
हमारे शरीर में कहाँ है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इन पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। ये पंच तत्व यदि बैलेंस रहें, संतुलित रहें, तो हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है या स्वस्थ हो सकता है। तो घुटने से नीचे वाला भाग जल का भाग है। कुछ लोगों का पैर बहुत ज्यादा दर्द करता है, इसका मतलब है उनके शरीर में जल की कमी है। शरीर पर दाने दिख रहे हैं, लकीरें दिख रही हैं, शरीर की चमड़ियां फट रही हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, ये सब पानी की कमी से होता है। तो भूमि के अंदर जल पाया जाता है, ऊपर जल पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। जल एक ऐसा यौगिक है जो 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। मैंने एक वीडियो में यह बताया था कि विज्ञान कहता है कि जल सुनता है और जल सुनकर आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। तो जल एक महत्वपूर्ण तत्व है जो इन पंच तत्वों में एक है। जल हमारे शरीर का टेम्परेचर बनाता है, मेंटेन रखता है, संतुलित रखता है, पाचन तंत्र को सही करता है, हमारे मस्तिष्क को सही रखता है। मस्तिष्क में भी 80% जल का भाग ही होता है, जल तत्व होता है। अतः जल इन पंच तत्वों में एक मुख्य तत्व है। हमारे शास्त्रों में इतना इम्पोर्टेंट होने के कारण ही जल को देव कहा गया, वरुण देव। हमारे अनुसार सृष्टि में जो भी दाता है वही देवता है। कुछ लेखकों ने किसान को भी देवता कहा है, ग्रामो देवता, ग्राम के देवता, क्योंकि किसान अन्न उत्पन्न करता है। माता पिता को भी देवी देवता की उपाधि दी गई है क्योंकि उन्होंने हमको शरीर दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दाता है वही देवता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में सूर्य को देवता कहा गया है। वायु भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। वायु की अनुपस्थिति में ना तो कोई चीज जल सकता है, ना हम जी सकते हैं। वायु की अनुपस्थिति में पेड़ पौधे भी अपना विकास नहीं कर सकते। अतः वायु भी दाता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में इसे पवन देव कहा गया। भूमि को हमारे शास्त्रों में देवी की उपाधि दी गई है क्योंकि भूमि भी हमें देती हैं क्या? अन्न। हम बीज डालते हैं तो अन्न की उत्पत्ति होती है और उस अन्न से हमारा जीवन है, जीवों का जीवन है। पेड़ पौधे उगते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी के कारण ही सृष्टि पर, हमारे पृथ्वी लोक पर जीवन है। मिनरल्स भी हमको पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं। पृथ्वी के अंदर ही एक मुख्य तत्व जो जल है, जल भी पृथ्वी के अंदर है। तो पृथ्वी भी एक महत्वपूर्ण तत्व में आता है इन पंच तत्वों में। इसलिए हमारे शास्त्रों में इसके इम्पोर्टेंस को जानने
जानते हुए इनको देवी का नाम दिया गया है। पवन हो गए, आकाश जिसकी छाया में हम हैं, वह तत्व जहाँ पर कि स्पेस हो, खाली हो, वो आकाश तत्व कहलाते हैं। तो हमारे गर्दन के ऊपर का जो भाग है ये आकाश तत्व होता है। आकाश तत्व को यदि आपको स्वस्थ रखना है तो इसे हम साउंड से स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में मंत्राज बोलने को कहा जाता है। यदि हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारा आकाश तत्व अर्थात गर्दन के ऊपर वाला भाग स्वस्थ रहता है। इसीलिए हम ओम का उच्चारण करते हैं, अन्य मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इन मंत्र का उच्चारण करने से हमारा आकाश तत्व मतलब ऊपर वाला तत्व, ऊपर वाला भाग स्वस्थ रहता है। ऊपर वाले की कृपा होती है तभी हमारा जीवन सही रूप से चलता है। अर्थात हमारे गर्दन के ऊपर ही 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं। आँख, नाक, मुंह, कान, स्किन, ये पांचों सेंसिटिव ऑर्गन जिससे कि हम किसी भी चीज को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। एक सिक्स सेंस है, यह भी इसी आकाश तत्व में, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, औरतें बिंदी लगाती हैं और आदमी तिलक लगाते हैं, वहीं पर एक सिक्स सेंस होता है जिसे विज्ञान की भाषा में पीनियल ग्लैंड और अपने शास्त्रों में त्रिनेत्र कहा गया है। यदि हमें यूनिवर्स के रहस्य को समझना है, जानना है, तो इस त्रिनेत्र को जागृत करना होगा। हमारे यहाँ 5 साल से 15 साल तक के बच्चों का त्रिनेत्र जागृत किया जाता है, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट किया जाता है, जिससे कि वह अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जापान में 1600 लोगों का सर्वे किया गया। जो बच्चे बचपन में अपना मिड ब्रेन एक्टिवेशन, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन या त्रिनेत्र का जागरण किए थे, वे 25 से 30 साल के उम्र में करोड़पति बने। अर्थात बच्चों का मानसिक स्तर अपने नॉर्मल स्तर से 10 साल स्ट्रांग हो जाता है। अतः पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कराएं और बच्चों की समस्याओं का समाधान पाएं, जैसे क्रोध आना, पढ़ाई में मन न लगना, याद ना होना। इन सब समस्याओं का समाधान है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। इसे साइंस सिक्स सेंस के नाम से जानता है, मानता है। यह एक नॉन फिजिकल आई है। हमारे गीता में भी कहा गया है कि अर्जुन, यदि आप हमारे स्वरूप को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आप इस फिजिकल नेत्र से हमें नहीं जान पाएंगे। इसके लिए एक दिव्य नेत्र की आवश्यकता है। और वहाँ पर भगवान कृष्ण ने एक दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं। वह दिव्य नेत्र और कुछ नहीं, यही पीनियल ग्लैंड था। तो अर्जुन के पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करवाते हैं, जिससे कि वह ईश्वर के स्वरूप को
जान पाते हैं और उनके विराट स्वरूप को देखते हैं। तो यदि आप यूनिवर्स के रहस्य को जानना चाहते हैं तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करवाएं और यूनिवर्स के रहस्य को जानें। तो ये पंच तत्व हमारे शरीर में ही विद्यमान है। जितना ईश्वर में शक्ति है उतना आप में भी शक्ति है। आप यदि अपनी शक्ति को जागृत कर लें तो आप ईश्वर से कम नहीं हैं, ईश्वर के तुल्य हैं। जो वायु तत्व है हमारे शरीर में वह फेफड़े के पास है। तो यदि वायु तत्व बैलेंस नहीं है तो फेफड़े से संबंधित रोग हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, न्यूरो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें श्वसन क्रिया से होती है। तो श्वसन में नॉर्मल तरीके से जो हम श्वसन क्रिया लेते हैं करते हैं उसे हम स्लो ब्रीथिंग कहते हैं। स्लो ब्रीथिंग सब लोग करते हैं, लेकिन हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलती है स्लो ब्रीथिंग से नहीं मिलती है। यदि हम डीप ब्रीथिंग दिन में 2 बार करें और विजुलाइज करें, अफर्मेशन दें, तो हम बिना दवा के बिना केमिकल के स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए डीप ब्रीथिंग अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हमको लंबी सांस लेना ही डीप ब्रीथिंग कहलाता है। तो लंबी सांस लें, सांस लेते समय पेट बाहर आना चाहिए। तो लंबी सांस लेते हैं, इस तरह लेंगे। तो ये डीप ब्रीथिंग कम से कम 5 बार करें। ऐसा करने से आपको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे आपका फेफड़ा सही होगा, मस्तिष्क सही होगा, डाइजेशन सिस्टम सही होगी और शरीर में ग्लो होगा, चमक आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इस तरह दिन में कम से कम 2 बार डीप ब्रीथिंग अवश्य करें। जल ग्रहण करें पर्याप्त मात्रा में, कम से कम 12 गिलास। यदि आपको ब्रेन पर कार्य करना है तो 12 गिलास जल लें। नॉर्मल पर्सन 10 गिलास जल ग्रहण कर सकता है। यदि आपको ब्रेन पर वर्क करना है तो बिना प्यास के एक निश्चित अंतराल पर पानी पीते रहें। इससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट होगा, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी, हम स्वस्थ होंगे और डीऑक्सीफिकेशन हमारे शरीर में जो विषैले तत्व हैं वो बाहर निकलेंगे। तो विषैले तत्व को बाहर निकालने के 3 माध्यम हैं। एक मल के माध्यम से, कफ के माध्यम से
और पसीने के माध्यम से। 3 माध्यम से विषैले तत्व को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जब हम जल ग्रहण करेंगे, यूरिन के माध्यम से, मल के माध्यम से विषैले तत्व बाहर निकलेंगे। कफ के माध्यम से शरीर ऑटोमेटिक जब विषैले तत्व होंगे तो वह कफ के माध्यम से निकालता है, जिससे कि सर्दी, जुकाम, खांसी के माध्यम से नाक के माध्यम से, कफ के माध्यम से उस गंदगी को हमारा बॉडी बाहर निकालता है। इस तरह हमारे शरीर की क्वालिटी है कि वह आपकी इंटरनल सफाई करे। उसके लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि कुछ आवश्यक चीज़ें जैसे बैलेंस फूड, जल, प्राणायाम, वायु लेना, जो तरीका बताया गया उस तरह से। ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो वह अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा, और अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा तो हम निरोग ऑटोमेटिक रहेंगे। हमारा शरीर एक ऐसी केमिकल कंपनी है जो स्वतः केमिकल का निर्माण करती है और हमें स्वस्थ रखती है। यदि हम शरीर का ध्यान दें तो शरीर ऑटोमेटिक हमें निरोग बना सकता है। ये क्षमता हमारे शरीर के अंदर है। अतः हमें अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए इन 5 तत्वों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं। इनको हम बैलेंस करके रखें तो शरीर की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। इम्यून सिस्टम यदि स्ट्रांग है तो हमारा शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में लाखों केमिकल्स बनते हैं जो हमें स्वस्थ करने के लिए पर्याप्त हैं। बाहर से कोई केमिकल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए डीप ब्रीथिंग करें। कछुआ और खरगोश में दौड़ हुई। दौड़ में कछुआ धीरे धीरे लगातार दौड़ता रहा। खरगोश स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ा। पीछे मुड़कर देखता है कि कछुआ बहुत पीछे है तो वह पेड़ के नीचे सो जाता है। उसे नींद आ जाती है और कछुआ लगातार कार्य करते करते वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और जीत जाता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लगातार अपनी लक्ष्य की दिशा में निरंतर कार्य करते रहने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अर्थात सफलता मिलती है। खरगोश को पछतावा हो रहा था कि मैं रास्ते में क्यों सो गया। उसे अपने गलती का एहसास हो गया और वह कछुए से पुनः निवेदन किया कि यह दौड़ फिर से किया जाए। कछुआ तैयार हो गया और दौड़ पुनः स्टार्ट हुई। खरगोश लगातार तेजी से दौड़ता रहा। कछुआ अपने स्पीड में उसी तरह चलता रहा। खरगोश तेज दौड़ता था। वह इस बार वह गलती नहीं की जो पहली बार की थी। अतः खरगोश जीत गया और कछुआ हार गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपनी गलतियों को सुधार कर कार्य करेंगे तो हमें निश्चित सफलता मिलेगी। कछुआ कहता है कि एक बार मैं जीता और एक बार आप, तो बराबरी हो गई। तो खरगोश कहता है कि एक बार और फाइनल रेस होगा
तो कछुआ कहता है कि इस बार रास्ता मैं तय करूँगा। तो कछुआ रास्ता तय करता है, जिसमें कुछ दूर स्थल होता है तथा कुछ जो दूर जल होता है। जल को पार कर लक्ष्य निर्धारित होता है और लक्ष्य तक जो पहुंच जाएगा वही विनर्स कहलाएगा। जीत के जोश में खरगोश होश खोकर स्वीकार कर लेता है और दौड़ होती है। दौड़ में खरगोश तेज दौड़ता है और जल वाले स्थान तक पहुंच जाता है और नदी के किनारे बैठकर वह सोचता है कि जल में मुझे तैरने तो नहीं आता है, कैसे पार करूंगा। तब तक कछुआ धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंच जाता है और नदी में कूदकर तैरना स्टार्ट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और विनर हो जाता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम यदि अपने बॉर्न टैलेंट के हिसाब से अनुसार या अपने नेचर के अनुसार यदि कार्य करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। खरगोश स्थल पर तेज दौड़ सकता था, इसलिए जब स्थल पर दौड़ हुई तो वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से दौड़ा और जीत गया। कछुआ का बॉर्न टैलेंट था जल में तैरना, उसका नेचर था जल में तैरना, इसलिए जब जल में तैरने की बारी आई तो कछुआ तेजी से दौड़ा, तैरा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके जीत प्राप्त की। अर्थात मैं यह कहना चाहता हूँ, न तो कछुआ कमज़ोर था न खरगोश। जब अपने अपने नेचर के अनुसार, अपने बॉर्न टैलेंट के अनुसार कार्य किया गया तो जीत की प्राप्ति हुई। इसी तरह व्यक्ति यदि अपने बॉर्न टैलेंट के हिसाब से कार्य करेगा तो सभी व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। सबका अपना अपना एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट के अनुसार यदि कार्य करेगा तो निश्चित सफल होगा। अब खरगोश तेज होते हुए भी डिप्रेशन में चला गया और वह आत्महत्या के बारे में सोचने लगा। तब जंगल के राजा शेर ने एक सुझाव दिया कि एक बार फाइनल दौड़ होगा, दौड़ कैसे होगा उसका तरीका, नियम मैं बताऊंगा। यह दौड़ 24 घंटे बाद होगा। जंगल के सभी जानवर उत्सुकता के साथ इंतजार करने लगे कि कल क्या होगा। मैं यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि यदि व्यक्ति अपने बॉर्न टैलेंट के हिसाब से कार्य करेगा तो वह कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जैसे इस कहानी में खरगोश डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या के बारे में सोचने लगा। तो सबसे पहले बॉर्न टैलेंट को समझें और उसके अनुसार कार्य करें। तो बॉर्न टैलेंट को जानने के लिए आप DMIT टेस्ट करवाएं और अपने बच्चे के बॉर्न टैलेंट के बारे में जानें और उस हिसाब से बच्चा यदि कार्य करेगा तो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, ना तो आत्महत्या के बारे में सोचेगा, उसे सफलता निश्चित मिलेगी। सूर्योदय होता है तो सभी जंगल के जानवर शेर के पास जाते हैं। कछुआ और खरगोश भी शेर के पास जाते हैं। शेर कहता है कि जो दौड़ होगा उसमें कुछ भाग स्थल होगा और कुछ भाग जल होगा। स्थल वाले भाग पर खरगोश के ऊपर कछुआ बैठेगा और जल वाले भाग में कछुआ के ऊपर खरगोश बैठेगा। इस तरह दोनों स्वीकार करते हैं और दौड़ स्टार्ट होती है। इस दौड़ में दोनों स्थल वाले भाग पर समान समय में पहुंचते हैं। जल वाले भाग में भी
दोनों समान समय में दूरी तय करते हैं, अर्थात लक्ष्य तक एक साथ पहुंच जाते हैं, अर्थात दोनों की विजय होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम टीम के साथ कार्य करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, तो अपने सामर्थ्य से ज़्यादा कार्य करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा एक प्रयोग किया गया। एक पल्ले को जल में तैरा दिया गया, जिस पर कि 5 केजी का वेट रखा गया, मास रखा गया, और दूसरे पल्ले पर 10 केजी का वेट रखा गया, मास रखा गया। ये दोनों की अलग अलग क्षमता थी। इस क्षमता के अनुसार वह वेट को लेकर तैर सकते थे, लेकिन दूसरा एक प्रयोग किया गया कि इन दोनों पल्ले को एक में सटा दिया गया और उस पर पुनः वेट रखा गया, तो देखा गया कि दोनों अलग अलग जितने वेट को लेकर जा सकते थे उससे ज़्यादा वेट लेकर चले गए। अतः इससे पता चलता है कि हम यदि टीम के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उससे अपनी क्षमता के अनुसार क्षमता से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। इस पूरी कहानी का मोरल है कि लगातार वर्क करना चाहिए। वर्क अपनी लक्ष्य की दिशा में करना चाहिए। लक्ष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बॉर्न टैलेंट के अनुसार तय करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। यदि हम किसी चीज़ में कमज़ोर हैं और कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो यदि हम दोनों मिलकर कार्य करेंगे, जिस चीज़ में वह अच्छा है उसे आगे कर दिया जाए और जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ उसे आगे करके यदि हम कार्य करें तो हम दोनों सफल हो सकते हैं। इस तरह मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण हो, सबका कल्याण हो। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ट्रायंगुलर क्लासेस। आई एम मैथमेटिक्स एक्सपर्ट एंड ट्रेनर एवं कैरियर काउंसलर। आज मैं मैथमेटिक्स को कैसे सरल बनाएं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक वीडियो अंत तक देखें। मैथमेटिक्स लॉजिकल पावर को बढ़ाता है, ब्रेन को की एक्सरसाइज करता है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। इसलिए सभी को मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन स्किल को इंक्रीज करता है। मैथमेटिक्स ही जीवन है। जैसे ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक है, सेम उसी तरह पढ़ाई में मैथमेटिक्स आवश्यक है। तो मैथमेटिक्स की फोबिया है तो उसे कैसे दूर करें, इसके लिए आज मैं कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुने। तो पहला ट्रिक्स है, मैथमेटिक्स में नंबर होते हैं तो हमें नंबर को छोड़कर मैथ को पहले रीड करना है। रीड करने के बाद उसको विजुलाइज करना है। क्रिएट ए स्मॉल क्वेश्चन लाइक दिस। उस क्वेश्चन जैसा एक स्मॉल क्वेश्चन क्रिएट करें और सॉल्व इन माइंड, उसको माइंड में सॉल्व करें। उसके बाद
ये हो गया माइंड लेवल पर वर्क। सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माइंड लेवल पर होता है। सेम यही चीज़ हम मैथमेटिक्स में करेंगे। मैथमेटिक्स में जैसे मान जाइए पूछ दिया कितने की 350 पेन्स की कीमत 3399 है, तो इसमें फाइंड 96 पेन कॉस्ट। तो यदि यह क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम एक अपने माइंड में छोटा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। जैसे 3 पेन की कीमत 6 रुपये है, तो 6 पेन की कीमत क्या होगी। ये क्वेश्चन क्रिएट कर लिए। अब इसका सॉल्यूशन माइंड लेवल पर करेंगे। माइंड लेवल पर करने के बाद जिस प्रोसेस से मैंने इस छोटे क्वेश्चन को सॉल्व किया, माइंड में सेम यही प्रोसेस मेथड अप्लाई करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ऑन पेपर। और प्रॉब्लम आती है नंबर की। मैंने छोटा सा बताया कि अब इसी को हम अपने माइंड लेवल पर इस तरह करेंगे कि कुछ पेन की कीमत कुछ रुपए है, तो कुछ पेन की कीमत बताइए। या एक कार कुछ स्पीड से कुछ घंटे में कुछ किलोमीटर जा रहा है, तो कुछ समय में वह कितना दूर जाएगा। इस तरह संख्या को वेरिएबल में क्रिएट करें और उसे सॉल्व करें। इस तरह जो है हम एक माइंड को प्रोग्राम दे देते हैं, उसके बाद नंबर कुछ भी आवे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें मैथमेटिक्स को प्रोग्राम फॉर्मेट में पढ़ना है। जैसे सपोज करिए कितने की a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये प्रोग्राम है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a की जगह पर कुछ भी रख दिया जाए, b की जगह पर कुछ भी रख दिया जाए, सॉल्व हो जाएगा। तो हमें इस फॉर्मेट में किसी भी मैथमेटिक्स को पढ़ना है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी टाइप का क्वेश्चन है, एक टाइप क्वेश्चन बनाइए और उससे जो है आइडेंटिटीज के फॉर्म में अपने माइंड को प्रोग्राम करिए। जिस प्रकार जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो एक तरह से प्रोग्राम हो गया। थीटा की जगह पर कुछ भी रख दिया जाए, हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह किसी भी प्रॉब्लम को प्रोग्राम फॉर्म में ब्रेन को प्रोग्राम दें और फिर उसके जगह पर कोई भी वेरिएबल आवे तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पुनः समराइज कर देता हूं कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, फिर उसके बाद थिंकिंग करना चाहिए, फिर उसके बाद क्रिएट ए स्मॉल क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व द क्रिएटेड क्वेश्चन इन माइंड, then again read the given question and solve on copy। तो इस प्रोसेस के अनुसार हम मैथमेटिक्स को इजी बना सकते हैं। तो हमेशा मैथमेटिक्स को नंबर को छोड़कर अपने दिमाग में पढ़ना चाहिए। मतलब उसे हमें वेरिएबल मान लेना चाहिए। मान लीजिए कितने की x पेन की कीमत y रुपीज है, तो z पेन की कीमत बताइए। यदि इस तरह हम पढ़कर अपने दिमाग को प्रोग्राम देते हैं, तो क्वेश्चन
किसी भी तरह घुमाकर पूछे, नंबर किसी भी तरह बदल दे, हमारा सॉल्यूशन सही होगा। तो इस तरह टाइप वाइज क्वेश्चन को पढ़ें और नंबर को हटा दीजिए और उसे वेरिएबल फॉर्म में कर दीजिए, या समथिंग या कुछ। हिंदी मीडियम वाले कुछ कह सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले समथिंग कह सकते हैं। सम पेन्स कॉस्ट इज सम और सम, ठीक है। अगेन आस्किंग वेरिएबल, एनी वेरिएबल, and send the program in mind and solve it on copy. धन्यवाद। आज मैं यह बताना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। ब्रेन ट्रेनिंग किसके लिए जरूरी है? ब्रेन ट्रेनिंग से क्या होता है? ब्रेन ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा है? क्या ब्रेन ट्रेनिंग केवल स्टूडेंट को करना चाहिए या व्यवसाय करने वाले को भी ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए? ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? क्या ब्रेन और माइंड में कोई अंतर है? क्या हम ब्रेन का यूज करके अपने स्वास्थ्य को, व्यवसाय को, शिक्षा को दुरुस्त कर सकते हैं? आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेन को ट्रेंड करने की ज़रूरत किसको है? तो जिसके पास ब्रेन है सबको ब्रेन को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। जैसे कि यदि सरकार नौकरी देती है तो जिसे नौकरी के लिए रखती है उसको ट्रेनिंग देती है। यदि प्राइवेट स्कूल या कोई कंपनियां भी किसी को जॉब पर रखती हैं तो उसको ट्रेनिंग देती हैं। लेकिन सबके पास ब्रेन है। ब्रेन की ट्रेनिंग ना तो स्कूल में दी जाती है, ना कॉलेज में दी जाती है, ना ही यूनिवर्सिटी में दी जाती है। ना तो ब्रेन के लिए कोई कोर्स बनाया गया है जिससे कि हम कार्य लेते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, ना तो उसकी पढ़ाई हो रही है, ना ही उसकी ट्रेनिंग हो रही है। जो सबके लिए जरूरी है, विवेकानंद ने कहा था, यदि हमें पुनः शिक्षा लेनी हो तो मैं तथ्यों के संग्रह से पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करूंगा। तो विवेकानंद के अनुसार भी ब्रेन ट्रेनिंग सबके लिए जरूरी है। विवेकानंद को ब्रेन का जादूगर कहा जाता है। विवेकानंद ने 1 घंटे में 800 पेज याद कर लिए थे। दुर्भाग्य है हमारे देश का जो कि हम विवेकानंद की प्रतिभा को दैवी प्रतिभा मानकर उस पर कार्य नहीं किए। अमेरिका ने विवेकानंद की इस प्रतिभा को समझा, महत्व दिया और 100 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने NLP की खोज की। NLP के माध्यम से मैं किसी भी बुक को पेज वाइज याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद कर सकते हैं, फोटोग्राफी मेमोरी को डेवलप कर सकते हैं। NLP में मेमोरी एक्सपर्ट ने बताया है कि किसी की मेमोरी ना तो गुड होती है ना बैड होती है। मेमोरी
ट्रेंड या अनट्रेंड होती है। इसलिए सभी कोचियों को अपने ब्रेन को और माइंड को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। ब्रेन ट्रेनिंग के लिए भारत में सबसे अधिक कार्य करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है टीम 360 जयपुर। वहाँ से मेरी संस्था ब्रेन बूस्टर स्कूल एसोसिएटेड है, जो बनारस के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों के ब्रेन को ट्रेंड करने के लिए संकल्पित है। आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग सहयोग करेंगे तो हम अपने कार्य में सफल हो सकेंगे। मैं इस ब्रेन ट्रेनिंग के माध्यम से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास करने के लिए संकल्पित हूँ। आप सबके सहयोग से इस संकल्प को मैं पूरा कर पाऊंगा। अतः सबका सहयोग जरूरी है। मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं कि ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है। ब्रेन फिजिकल है और माइंड नॉन फिजिकल है। माइंड को हम अगर कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहें तो यह सॉफ्टवेयर है और हमारा ब्रेन हार्डवेयर है। माइंड को हम विचारों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे ब्रेन की विशेषता क्या है, हमारे ब्रेन का नेचर क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। यदि हम इसके कैपेसिटी की बात करें तो हर इंसान के ब्रेन की कैपेसिटी जितना ऊर्जा सूर्य में है उसके तुल्य कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार हम सूर्य की ऊर्जा का यूज नहीं कर पाते हैं, विज्ञान ने धीरे धीरे इसका यूज किया तो ऊर्जा की हम ब्रेन का यूज कर सकते हैं। उसके प्रॉपर्टी को समझकर, उसके नेचर के हिसाब से कार्य कर कर कम से कम समय में हम अपने कार्य को आसान बना सकते हैं और समय बचा सकते हैं। व्यक्ति के ब्रेन को ट्रेंड करके उसका कार्य आसानी से करवाया जा सकता है। उसके व्यवसाय में वृद्धि की जा सकती है, पढ़ाई के कंटेंट को याद कराया जा सकता है, स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है, उसके लक्ष्यों को कैसे आसानी से पूर्ण कराया जाए उसका तरीका बताया जाता है। इस तरह ब्रेन ट्रेनिंग सबके लिए ज़रूरी है। अतः यह ट्रेनिंग सबको करवानी चाहिए। इसके लिए आप ब्रेन बूस्टर स्कूल में संपर्क करके अपने ब्रेन को ट्रेंड करवा सकते हैं। स्कूल के मैनेजर, प्रिंसिपल एवं टीचर भी अपने स्कूल में वर्कशॉप के माध्यम से ब्रेन ट्रेनिंग करवा सकते हैं। इसमें प्रति संडे स्कूल में ट्रेनिंग होती है। इसके लिए यदि स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो वह संपर्क करके अपने बच्चों के ब्रेन को ट्रेंड करवा सकते हैं। इसके लिए
मैं आशा करता हूँ कि स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक पूर्ण सपोर्ट करेंगे ताकि हम वाराणसी के प्रत्येक बच्चों के ब्रेन को ट्रेंड कर उन्हें सफलता दिलाने में सहयोग कर सकें, जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं अजीत कुमार सिंह, राम ब्रेन मिस्टर स्कूल। मैं आज हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम WHO की परिभाषा के अनुसार हेल्दी कौन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वह इंसान जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो, वही हेल्दी पर्सन कहलाता है। तो हेल्दी पर्सन बनने के लिए जब हम जानकारी रखेंगे तो आजकल लोग ये समझते हैं जिसका शरीर स्वस्थ है वह हेल्दी है। तो हेल्दी रहने के लिए लोग अच्छा भोजन करना ही पर्याप्त समझते हैं, लेकिन केवल भोजन ही स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए हमको मेंटली फिट होने की ज़रूरत है। जब मैंने ब्रेन की ट्रेनिंग ली तो मुझे पता चला कि स्वास्थ्य मानसिक होता है। मैं अपने अस्वस्थ होने का कारण खुद हूँ। हम विजुलाइज करते हैं मैं स्वस्थ हूँ, सर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, बुखार है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अस्वस्थ होते जाते हैं। यदि हम अफर्मेशन करें और अच्छा सोचें अपने बारे में तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ होने के लिए संकल्प, दिनचर्या, खान पान, प्राणायाम, व्यायाम एवं कृतज्ञता के भाव भी जरूरी है। सामाजिक मेल जोल, सबके साथ प्रेम, ये भी स्वस्थ रहने में अत्यंत उपयोगी है, सहयोगी है, सहायक है। अतः स्वस्थ रहने के लिए इन सब पर यदि हम ध्यान दें तो स्वस्थ हो सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमें सबसे पहले अपने खान पान, दिनचर्या, प्राणायाम, सोच, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम इन सब पर ध्यान देते हैं, आहार, विहार, व्यायाम, प्राणायाम और खुद का ज्ञान, खुद की जानकारी, अति आवश्यक है। अतः स्वस्थ रहने के लिए
हमें ये सब करना जरूरी है। इसके लिए एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है। यदि आप एक अच्छे ट्रेनर के माध्यम से उनके निर्देशन में यदि ये सब कार्य करते हैं तो बिना दवा के आप स्वस्थ रह सकते हैं। कुछ अफर्मेशन दिया जाता है, जिसको रोग हो गया है वह भी अफर्मेशन एसोसिएशन के माध्यम से ठीक हो सकता है। कुछ एक्सरसाइज बताए जाते हैं, प्राणायाम करने को कहा जाता है। भिन्न भिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न एक्सरसाइज और एसोसिएशन का माध्यम दिया जाता है, जो बिल्कुल केमिकल फ्री होता है, जिसे आप घर में खाते हैं उसी से हम एसोसिएट कर आपको अफर्मेशन के माध्यम से स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के म्यूजिक सुनाए जाते हैं, कुछ मंत्राज को सिखाकर बोलने को कहा जाता है। नेचुरली तरीके से हम बॉडी को स्वस्थ करते हैं। हमारा बॉडी सबसे अच्छा डॉक्टर है। डिटॉक्सिफिकेशन मेरा बॉडी करता है, हीलिंग का पावर मेरे बॉडी में है। यदि हम उसको सिर्फ चांस दें, समय दें, तो वह अपने आप को खुद हीलिंग कर लेता है। हमारी अनियमितता, अपने ऊपर ध्यान न देना कि उसके हीलिंग पावर को, डिटॉक्सिफिकेशन को के पावर को इफेक्टेड करता है। हम एक्सटर्नली सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन इंटरनली सफाई नहीं कर पाते। खान पान में गड़बड़ी के कारण हमारा पेट खराब होता है। पेट खराब हो जाने से हमारे शरीर में प्रॉब्लम आती है, दिमाग में प्रॉब्लम आता है, आलस आता है, क्रोध आता है। तो भोजन से ही ये सभी नकारात्मक विचार आते हैं। कि हम अपने भोजन को सुधार लें, नियम, संयम, व्यायाम, प्राणायाम एवं अपने सोच को कंट्रोल कर नियमित अपने ऊपर ध्यान देते हुए कार्य करें, तो कार्य की सफलता के साथ साथ हमारा मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक ये सभी स्वास्थ्य अच्छे होंगे। इसके लिए कृतज्ञता का भाव यदि हम व्यक्त करते रहें, तो कृतज्ञता के भाव व्यक्त करने मात्र से हमें 3 सुखों की प्राप्ति होती है। हमारा शरीर स्वस्थ होता है, धन की प्राप्ति होती है, संबंध अच्छे होते हैं। हमारे संपूर्ण सृष्टि या संपूर्ण संसार के लोगों की ये 3 आवश्यकताएं हैं। इन 3 आवश्यकताओं के लिए लोग सही और गलत कार्य करते हैं। तो सिर्फ कृतज्ञता के भाव मात्र से ही ये तीनों सुख मिल सकते हैं।
कुछ टिप्स एंड ट्रिक मैं बताता हूँ जिससे कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठने की आदत करें। दूसरा, 6:30 बजे से पहले नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाएं। तीसरा, कृतज्ञता की आदत डालें। चौथा, सॉलिड को लिक्विड की तरह, लिक्विड को सॉलिड की तरह ग्रहण करें। यानी यदि रोटी को खाना है तो रोटी को कम से कम 32 बार चबाकर उसे लिक्विड बना लें और जल को सॉलिड की तरह लें, यानी घूट-घूट करके जल पिए। जल हमेशा नॉर्मल होना चाहिए या गुनगुना होना चाहिए। ठंडा जल कभी ग्रहण ना करें। फास्ट फूड से दूर रहें। सांस लेने का तरीका सीखें। सांस हम जब लें तो पेट को बाहर आना चाहिए। यदि सांस को छोड़ें तो पेट को अंदर जाना चाहिए। सोते समय पूरे दिन भर जो एक्टिविटी किए हुए हैं उसको विजुलाइज करें, क्रम वाइज विजुलाइज करें। इससे मेंटली आप स्वस्थ होंगे, आपका दिमाग बढ़ेगा और सोने से पहले जो आप चाहते हैं अच्छे विचार के बारे में सोचें और लास्ट में रिवर्स काउंटिंग 1000 to 1 काउंट करते हुए सो जाएं। ये सभी क्रियाएं करने मात्र से आप बिना दवा के स्वस्थ रह सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, फिर उसके बाद थिंकिंग करना चाहिए, फिर उसके बाद क्रिएट ए स्मॉल क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व द क्रिएटेड क्वेश्चन इन माइंड, then again read the given question and solve on copy। तो इस प्रोसेस के अनुसार हम मैथमेटिक्स को इजी बना सकते हैं। तो हमेशा मैथमेटिक्स को नंबर को छोड़कर अपने दिमाग में पढ़ना चाहिए। मतलब उसे हमें वेरिएबल मान लेना चाहिए। मान लीजिए कितने की एक्स पेन की कीमत वाई रुपीज है तो जेड पेन की कीमत बताइए। यदि इस तरह हम पढ़कर अपने दिमाग को प्रोग्राम देते हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरह घुमाकर पूछे, नंबर किसी भी तरह बदल दे, हमारा सॉल्यूशन सही होगा। तो इस तरह टाइप वाइज क्वेश्चन को पढ़ें और नंबर को हटा दीजिए और उसे वेरिएबल फॉर्म में कर दीजिए या समथिंग या कुछ
हिंदी मीडियम वाले कुछ कह सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले समथिंग कह सकते हैं. सम पेन्स कॉस्ट इज सम आर सम. ठीक है. अगेन आस्किंग वेरिएबल, एनी वेरिएबल, and send the program in mind and solve it and copy. धन्यवाद.